हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नितिका एंड वेलकम टू एनएसटी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर 11 कंटिन्यू करेंगे, जो है न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने विचार कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। हाउ वर दीज किंगडम्स एडमिनिस्टर्ड? इन राज्यों पर शासन कैसे किया जाता था? इन राजाओं के लिए पहले के राजाओं की तरह ही भू राजस्व महत्वपूर्ण रहा और गांव प्रशासन की बुनियादी इकाई बना रहा। इसके साथ ही कुछ नए विकास भी हुए। जो लोग आर्थिक या सामाजिक रूप से ताकतवर होते थे या फिर जो राजनीतिक और सैन्य ताकत रखते थे, राजाओं ने उनका समर्थन हासिल करने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद यानी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट अब वंशागत हो गए थे। मतलब अगर किसी के पिता किसी पोस्ट पर हैं तो पिता के बाद उनके बेटे को वो पोस्ट मिलेगी। उदाहरण के लिए कवि हरिसेना अपने पिता की तरह ही महादंडनायक या चीफ जुडिशियल ऑफिसर बने। चीफ जुडिशियल ऑफिसर को कहा जाता था महादंडनायक। कभी कभी एक व्यक्ति के पास कई पद होते थे, जैसे महादंडनायक होने के साथ साथ हरिसेना कुमार अमात्या भी थे, जिसका अर्थ है इम्पोर्टेंट मिनिस्टर, और वह संधि विग्रहिका भी थे, जिसका अर्थ है मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस। स्थानीय प्रशासन में शायद प्रमुख व्यक्तियों का बोलबाला था, यानी प्रमुख व्यक्ति लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए राजा के बिहाफ पर निर्णय ले सकते थे। इनमें नगर श्रेष्ठी या चीफ बैंकर या मर्चेंट ऑफ द सिटी यानी व्यापारी, सर्तवाह या लीडर्स ऑफ द मर्चेंट कैरेवंस यानी व्यापारी कारवा के नेता, प्रथमा कुलिका या चीफ क्राफ्ट्समैन यानी मुख्य शिल्पकार और कायस्थ या स्क्राइब्स के प्रधान शामिल थे। चीफ बैंकर और मर्चेंट ऑफ द सिटी को कहते थे नगर श्रेष्ठी, लीडर ऑफ द मर्चेंट कैरेवंस को कहते थे सर्तवाह, चीफ क्राफ्ट्समैन को कहते थे प्रथमा कुलिका और स्क्राइब्स को कहते थे कायस्थ। ये नीतियां यथोचित रूप से प्रभावी थी, लेकिन देर सबेर इनमें से कुछ शक्तिशाली व्यक्ति इतने सशक्त हो गए कि उन्होंने अपने खुद के स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। ए न्यू काइंड ऑफ आर्मी, एक नई तरह की सेना। इनमें से कुछ राजाओं ने पहले के शासकों की तरह हाथियों, रथों, घुड़सवारों और पैदल सैनिकों के साथ एक सुव्यवस्थित सेना को मेंटेन किया, यानी वैसी ही सेना बरकरार रखी। इसके अलावा ऐसे सैन्य नेता यानी मिलिट्री लीडर्स हुआ करते थे जो राजा को सेना की आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सेना प्रदान करते थे। उन्हें नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। इसके बजाय उनमें से कुछ को उपहार के रूप में राजा की तरफ से भूमि दी जाती थी। वे इस भूमि से राजस्व यानी रेवेन्यू इकट्ठा किया करते थे और इसका उपयोग सैनिकों और घोड़ों को मेंटेन रखने और युद्ध के लिए उपकरण प्रदान करने के लिए किया करते थे। ऐसे मिलिट्री लीडर्स जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सेना प्रोवाइड करते थे, सामंत के नाम से जाने जाते थे। Whenever the ruler was weak, सामंतास tried to become independent. जब कभी भी शासक कमजोर होता था, तब सामंतों ने स्वतंत्र होने की कोशिश की। असेंबलीज इन द सदर्न किंगडम्स, दक्षिणी राज्यों में सभाएं। पल्लवास के शिलालेखों में कई स्थानीय सभाओं का उल्लेख किया गया है। इनमें ब्राह्मण लैंड ओनर्स यानी ऐसे ब्राह्मण जो भूमि के मालिक होते थे, उनकी सभा शामिल थी। ये सभा उप समितियों यानी सब कमेटीज के माध्यम से कार्य करती थी, जो सिंचाई, कृषि कार्यों, सड़कें बनाने, स्थानीय मंदिरों आदि का काम संभालती थीं। और एक ग्राम सभा यानी कि एक विलेज असेंबली थी, जो उन क्षेत्रों में पाई जाती थी जहां जमींदार ब्राह्मण्स नहीं होते थे। द नगरम वाज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स, नगरम व्यापारियों का एक संगठन था। ऐसा लगता है कि इन सभाओं को अमीर और शक्तिशाली जमींदारों और व्यापारियों द्वारा नियंत्रित किया जाता होगा,
इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं सदियों तक चलती रहीं। ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम्स, राज्यों में सामान्य लोग। नाटकों और अन्य वृत्तांतों से हम सामान्य लोगों के जीवन की प्रासंगिक झलक पा सकते हैं। आइए इनमें से कुछ को देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों के लिए जाने जाते हैं। राजा के दरबार में जो कुछ भी होता था वह अपने नाटकों में उसका चित्रण करते थे। इन नाटकों की एक दिलचस्प विशेषता यह है कि इन नाटकों में राजा और अधिकांश ब्राह्मण्स को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि राजा और ब्राह्मण्स के अलावा जो अन्य महिलाएं और पुरुष थे उन्हें प्राकृत बोलते हुए दिखाया गया है। कालिदास का सबसे प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, जो दुष्यंत नाम के एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में हमें एक गरीब मछुआरे की दुर्दशा का रोचक वर्णन मिलता है। ए फिशरमैन फाइंड्स ए रिंग, एक मछुआरे को एक अंगूठी मिलती है। राजा दुष्यंत ने शकुंतला को एक अंगूठी दी थी। वह अंगूठी संयोगवश एक मछली ने निगल ली थी। एक दिन एक मछुआरे को वो कीमती अंगूठी मिली। जब वह उस अंगूठी को लेकर महल में गया तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और चीफ पुलिस ऑफिसर भी उससे असभ्य तरीके से पेश आया। हालांकि जब राजा ने अंगूठी देखी तो वह बहुत खुश हुआ और उसने मछुआरे के लिए इनाम भेजा। फिर पुलिस अधिकारी और द्वारपाल ने सोचा कि इनाम का हिस्सा लेना चाहिए, इसलिए वे मछुआरे को अपने साथ ड्रिंक करने के लिए ले गए। उन्होंने सोचा कि मछुआरे के साथ ड्रिंक करेंगे और बातों ही बातों में उससे इनाम का हिस्सा मांग लेंगे। चाइनीज तीर्थयात्री फाहियान ने ऐसे लोगों की दुर्दशा पर ध्यान दिया जिन्हें उच्च और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। ऐसे लोगों से उम्मीद की जाती थी कि वे शहर के बाहरी इलाके में ही रहे। फाहियान ने लिखा, यदि ऐसा कोई व्यक्ति किसी कस्बे या बाजार में प्रवेश करता था तो वह सबको खुद से दूर रखने के लिए लकड़ी के टुकड़ों को बजाता था। लोग इस आवाज का मतलब समझ जाते थे और उसे छूने या छूकर निकल जाने से भी बचते थे। फाहियान की लिखी इन बातों से हमें पता लगता है कि वह लोग किस तरह भय और डर के वातावरण में अपना जीवन बिताते थे। बाण भट्ट हमें राजा की चलती फिरती सेना की जीवंत तस्वीर प्रदान करते हैं। द किंग्स आर्मी, राजा की सेना। राजा ने भारी मात्रा में सामग्री के साथ यात्रा की। हथियारों के अलावा दैनिक उपयोग की चीजें जैसे बर्तन, पेंस, फर्नीचर, सोने के पैर की चौकी, भोजन जिसमें बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले शामिल थे। सब्जियों और मसालों को गाड़ियों में ले जाया जाता था या फिर कैमल्स, एलिफेंट्स जैसे जानवरों पर लादकर ले जाया जाता था। इस विशाल सेना के साथ संगीतकार भी ड्रम बजाते हुए जा रहे थे और अन्य हॉर्न और ट्रम्पेट बजा रहे थे। गांव वालों ने रास्ते में राजा की सेना को अतिथि मानकर उनका अतिथि सत्कार किया। वे दही, गुड़ और फूलों का उपहार लेकर आए और पशुओं के लिए चारा भी उपलब्ध कराया। गांव वालों ने राजा से भी मिलने का प्रयास किया और अपनी शिकायतों और याचिकाओं को उनके सामने रखने की कोशिश की। सेना अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ गई। हाथियों ने ग्रामीणों की झोपड़ियों को कुचल डाला और व्यापारियों के कारवां से जुड़े हुए बैल शोर शराबे से डरकर भाग गए। जैसा कि बाण भट्ट कहते हैं, सारा संसार धूल में समा गया। कहने का मतलब है कि राजा के कारवां से इस कदर धूल उड़ी, ऐसा लगा कि जैसे सारा संसार धूल में समा गया हो। एल्सवेयर, किसी दूसरे स्थान में। हालांकि अरब रेगिस्तान है, यह सदियों से संचार का केंद्र था। अरब व्यापारियों और नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरे लोग जो अरब में रहते थे वे थे बेडुइन्स, पेस्टोरल ट्राइब्स यानी देहाती जनजातियां जो मुख्य रूप से कैमल्स और कठोर जानवरों पर निर्भर थे, क्योंकि ये जानवर रेगिस्तान में सरवाइव कर सकते थे। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में एक नए धर्म की शुरुआत की। ईसाई धर्म की तरह ही इस्लाम एक ऐसा धर्म था
जिसने अल्लाह के सामने सभी की समानता और एकता पर जोर दिया, जो एक सर्वोच्च ईश्वर है। यहाँ इस्लाम की पवित्र पुस्तक कुरान से एक छंद दिया हुआ है। मुस्लिम पुरुषों और महिलाओं के लिए, ऐसे पुरुषों और महिलाओं के लिए जो विश्वास करते हैं, जो धार्मिक हैं, जो सच्चे हैं, जो धैर्यवान और स्थिर हैं, जो अपने आप को विनम्र रखते हैं, जो दान करते हैं, जो उपवास रखते हैं, जो अपनी पवित्रता की रक्षा करते हैं और जो अल्लाह की याद में बहुत अधिक संलग्न रहते हैं, उनके लिए अल्लाह ने क्षमा और महान इनाम तैयार किया है। 100 वर्षों के भीतर इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। अरब नाविक जो उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों के बारे में पहले से ही जानते थे, अब अपने साथ नया धर्म लेकर आए। लगभग 1300 साल पहले अरब सैनिकों ने सिंध, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, पर विजय प्राप्त की थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। See you in the next video. Till then, goodbye. Thank you so much. Thanks for watching.